नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष का आज आपको करंट अफेयर्स का वार्षिकांक मिल रहा है। पिछले एक वर्ष के घटनाक्रम को हम कवर कर रहे हैं। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के घटनाक्रम को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी घटनाक्रम इस वीडियो में कवर किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के हैं, मतलब बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की ये सीरीज है। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो आपकी परीक्षाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। याद रखिएगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के घटनाक्रम है। और जनवरी माह का जो अपडेट था उसको आपको, जो दैनिक क्लास हमारी चल रही थी उसमें हमने आपको बता दिया था, जिसमें विशेष रूप से जो ब्रांड एम्बेसडर आपके चेंज हुए थे उनके बारे में था, और कुछ अपडेट और था वो रेगुलर की कक्षाओं में हमने देखा था। और उम्मीद है कि वो आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि पेपर कम से कम 15 से 20 दिन पहले तो बन ही जाता है। तो यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं, पूरे एक वर्ष जनवरी से लेकर दिसंबर तक के घटनाक्रम को हम देखने वाले हैं क्रमवार। तो सभी उपस्थित हो जाए। और आपको बता दें कि इसमें क्या है कि क्योंकि ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो इसमें आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा कि हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करा रहे हैं, या प्रश्नोत्तरी के अतिरिक्त आपको कोई पीडीएफ इसमें मिल पाएगी। तो ना पीडीएफ मिल पाएगी और ना ही हम इसको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देख रहे हैं। इसको हम जो हमारी रेगुलर कक्षाएं होती हैं, जिस तरह से आप पूर्व में हमारे साथ करंट अफेयर से जुड़े रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि जो भी हमारी कक्षाएं होती थी वो आपकी इसी तर्ज पे होती थी कि आपको वहां पे एक एक टॉपिक हम बताते हुए चलते थे और आप चीजों को नोट करते हुए चलते थे। तो आपको ऐसे ही करना है, एक एक टॉपिक मैं यहाँ पे बताता चलूंगा, तो आपको संबंधित जो फैक्ट है वो नोट करते हुए चलना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो संबंधित फैक्ट है वो आपने पढ़ रखा है, पूर्व में पढ़ रखा है, तो उसको नोट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत संक्षिप्त तरीके से चीजों को लेकर यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि एक वर्ष का एक दिन में कराना, 1 घंटे 2 घंटे में कराना वो मुमकिन नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास किया है, और लगभग 10 पेज का मैंने 10 पन्नों का मैंने नोट्स तैयार किया है, और इसी 10 पन्नों का पूरा आपको लेखा जोखा यहाँ पे मैं कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात आती है ओमिक्रॉन BA2 पार्ट की। ठीक है, क्या बात आती है ओमिक्रॉन। सबसे पहला जो फैक्ट है वो है ओमिक्रॉन को लेकर, और जनवरी का फैक्ट है। ओमिक्रॉन BA2 की बात आती है, वेरिएंट 2 की बात आती है। ठीक है, और ओमिक्रॉन BA2 या वेरिएंट 2 जो था, इसका जो पहला मामला बिहार में पाया गया था, ये पटना में पाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ओमिक्रॉन BA पार्ट 2 का जो वेरिएंट था वो कहां पे पाया गया था, तो आपको बताना है कि ये जो वेरिएंट था ये पटना में पाया गया था। आपको बता दें कि यह एक दक्षिणी अफ्रीकी, ओमिक्रॉन जो है यह एक दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट है। और आपको यह भी याद रखना है कि ओमिक्रॉन जो है इसके कुल 3 वेरिएंट, 3 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। ओमिक्रॉन के कुल 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, जिनमें वेरिएंट 1 मतलब BA1, BA2, BA3 देखने को मिलता है। और आपके जो पटना में देखने को मिला था वो BA2 देखने को मिला था। तो पहला फैक्ट, ओमिक्रॉन BA2 वेरिएंट कहां पे बिहार में सर्वप्रथम देखने को मिला, तो बिहार की राजधानी पटना में सर्वप्रथम देखने को मिला। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे फैक्ट की यदि हम बात करते हैं, तो आपको पता होगा बिहार में सेब की खेती को लेकर बात की जा रही है कि बिहार में भी सेब की खेती की जाएगी। इसको लेकर जनवरी माह में बात की गई थी। अब बिहार में सेब की खेती, आप जानते हैं सेब की खेती विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, पर्वतीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें, अभी तक जो सेब की खेती आपको देखने को मिलती थी वो आपको जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलती थी। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलती थी, और उत्तराखंड में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सेब की खेती देखने को मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पे बिहार में भी सेब की खेती की बात की जा रही है, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 7 जिलों को चिन्हित किया गया है। 7 जिलों को चिन्हित किया गया है बिहार में सेब की खेती के लिए। अब ये जो 7 जिले हैं ना, इनमें यदि हम बात करें कि कितने क्षेत्रफल पर, मतलब इन 7 जिलों में जब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हो रही है तो कितने क्षेत्रफल पर होगी, तो याद रखिएगा 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर। याद रखिएगा 10 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर
बिहार में सेब की खेती की बात की गई है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये जो 10 हेक्टेयर में खेती की जा रही है, ये बिहार के 7 जिलों में की जा रही है। ये संख्या आपको पता होना चाहिए। और जिलों का मैं आंकड़ा भी दे देता हूं कि किस जिले में कितने हेक्टेयर का लक्ष्य बनाया गया है, उसको भी आपको नोट करना है। सबसे पहले नाम आता है वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर। किसका नाम आता है? वैशाली, वैशाली, बेगूसराय और तीसरा आता है भागलपुर। ठीक है, वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर। यहां पे यदि मैं बता पाऊं तो आपको बता दूं कि वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर में प्रत्येक में 2-2 हेक्टेयर की खेती। मतलब यहाँ पे तीनों जिलों को मिला के 6 हेक्टेयर की खेती। अब बची है 4 हेक्टेयर की खेती। और ये जो 4 हेक्टेयर की खेती है, इनमें 4 जिले आते हैं और इन चारों जिलों में 1-1 हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाएगी। ये 4 जिले कौन से हैं? मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार। याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा कटिहार और समस्तीपुर। याद रखिएगा। अब इसका जो हमें याद रखना है, 1-1 हेक्टेयर यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहले क्या हमने बताया कि बिहार में भी अब सेब की खेती प्रारंभ की जा रही है। और सेब की जो खेती प्रारंभ की जा रही है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 10 हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है। और ये 10 हेक्टेयर क्षेत्र 7 जिलों में विस्तारित है। 7 जिले कौन कौन से हैं? वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर। ये प्रथम 3 जिले हैं जहां पे 2-2 हेक्टेयर में ये खेती होगी। दूसरे चरण में, इसी चरण में दूसरे भाग में यदि हम बात करें तो मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार और समस्तीपुर जिले आते हैं जहां पर 1-1 हेक्टेयर की खेती होगी। तो 7 जिले ये आपके हो गए। इन 7 जिलों का आपको नाम याद रखना है कि यहाँ पे बिहार में सेब की खेती जो है वो प्रारंभ की जाएगी। सिर्फ इतना आपको याद होना चाहिए। अब यदि हम बात करें सेब की खेती होगी, तो जरूरी नहीं है कि आप जानते भी हैं कि बिहार में पहले से तो सेब का उत्पादन होता नहीं रहा है। निश्चित रूप से हम बीज और पौधा कहीं से लेकर आएंगे। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में जो खेती हो रही है, इसकी आप कह सकते हो इसका पौधा कहां से आ रहा है, तो इसका जो पौधा है ये हरिमन, याद रखिएगा, हरिमन 99, ये याद रखिएगा, हरिमन 99। और हरिमन 99 वैरायटी का जो पौधा है सेब का, ये हम ला रहे हैं। और कहां से ला रहे हैं? हिमाचल प्रदेश से ला रहे हैं। ठीक है, मतलब बिहार में जो खेती होगी वो हिमाचल प्रदेश की एक वैरायटी है जिसको बोलते हैं हरिमन 99। उसी की खेती बिहार में देखने को मिलेगी। उसी फसल, उसी आप कह सकते हो उसी फसल की खेती देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हरिमन 99 किस फसल की एक प्रजाति है या किस फल की एक प्रजाति है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हरिमन 99 सेब से संबंधित है। इतनी जानकारी आपके लिए हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला फैक्ट जो आपको देखने को मिलता है उसमें है, आप जानते हैं कि बिहार राज्य सरकार ने 2025 का लक्ष्य रखा है। किस चीज में 2025 का लक्ष्य रखा है? बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2025 तक सभी विद्युत उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाए जाएंगे। क्या लगवाए जाएंगे? वर्ष 2025 तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। मतलब जिन्होंने भी विद्युत का कनेक्शन लिया है, जो भी विद्युत के उपभोक्ता हैं, सभी के मीटर का डिजिटलीकरण हो जाएगा। और स्मार्ट प्रीपेड मीटर यहाँ पे, निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है यहाँ पे लग जाएंगे। कब तक? वर्ष 2025 तक। तो सिर्फ लक्ष्य आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। इसके बाद फिर बात आता है बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम। बिहार नगर पालिका, बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम। अब बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम क्या है? अभी तक आप जानते होंगे कि जो नगर पालिका के प्रमुख होते थे या जो नगर निगम के प्रमुख हुआ करते थे, जिनको महापौर नाम से आप जानते हैं, या पालिका अध्यक्ष नगर पालिकाओं के संदर्भ में हम बात कर लें, तो इनका जो चुनाव होता था
वो जैसे महापौर की बात करें तो जो पार्षद होते थे, पार्षद गण मिलकर इनका चुनाव करते थे। इसी संबंध में जब पालिका अध्यक्ष का चुनाव होता था तो नगर पालिका में जो चुनाव जीत के आए रहते थे वो लोग अपने बीच से ही नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करते थे। उदाहरण के तौर पे आप प्रखंड प्रमुख अपने यहाँ देख सकते हो। जिस प्रकार से प्रखंड प्रमुख का चुनाव आप जानते हैं, जो आपके यहाँ प्रखंड के सदस्य होते हैं वही मिलके करते हैं, वही व्यवस्था यहाँ भी लागू थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि अब इनका जो चुनाव होगा, चाहे वो नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव हो, उपाध्यक्ष का चुनाव हो, या नगर निगम के अध्यक्ष का चुनाव जिसको महापौर के नाम से आप जानते हो, ये सभी जो चुनाव होंगे इसमें जनता मत देगी। मतलब नगर पालिका का जो सर्वोच्च चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और नगर निगम का जो सर्वोच्च चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, वहां पर अब जनता डायरेक्ट मतदान देगी। ये संशोधन किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नगर पालिका अधिनियम की धारा में किस धारा में संशोधन किया गया है, तो याद रखिएगा बिहार नगर पालिका अधिनियम, इसको याद रख लीजिएगा, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 और धारा 25 में संशोधन किया गया है। इसमें धारा 23 और धारा 25 में संशोधन किया गया है। ये दोनों आपको रटे होने चाहिए, धारा 23 और धारा 25 में संशोधन किया गया है और इसी के माध्यम से अब जनता इनका चुनाव करेगी। ठीक है, तो ये हो गया बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको देखने को मिलता है पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे की, पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे, कोलकाता एक्सप्रेस वे, पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे की बात हो रही है। आप जानते हैं बिहार की यह पहली सड़क होगी जो एज रिस्ट्रिक्टेड होगी, मतलब एक चिन्हित एज ग्रुप के लोगों को इस पे प्रतिबंधित किया जाएगा। पहली सड़क होगी बिहार की जो एज रिस्ट्रिक्टेड होगी, ये आपको पता होना चाहिए। वो कौन सी होगी? पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें बिहार के पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे में बिहार के 5 जिले शामिल है, मतलब बिहार के 5 जिलों से होकर ये गुजरेगी और इसकी कुल लागत जो बताई गई है वो 18,000 करोड़ रुपए बताई गई है। 18,000 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत बताई गई है और ये 5 जिलों से होकर गुजरेगी। 5 जिले कौन कौन से हैं यदि हम बात करें तो पटना आ जाएगा आपका, शेखपुरा आ जाएगा आपका, ये जिले आपको जरूर पता होना चाहिए। नालंदा आपका आ जाएगा, पटना हो गया, शेखपुरा हो गया, नालंदा हो गया, जमुई हो गया और बांका हो गया। जमुई और बांका, ये 5 जिले भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन 5 जिलों से होकर पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे गुजरेगी और पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे में कुल अनुमानित लागत 18,000 करोड़ रुपए बताई गई है और यह बिहार का पहला एक्सप्रेस वे होगा जो एज रिस्ट्रिक्टेड होगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे की बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो कुछ पुरस्कारों की बात कर लेते हैं और पुरस्कारों में सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 की अब यहाँ पे बात होने जा रही है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 की जब बात करते हो तो बिहार के 3 आप कह सकते हो बच्चों को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। अब ये 3 बच्चे कौन कौन से हैं इनका नाम पता होना चाहिए। इनका नाम कई बार आपको बताया है, पिछला जब आपका प्रीलिम्स था उस समय भी बताया गया था। तो पहला नाम आता है धीरज कुमार, धीरज कुमार। दूसरा नाम आता है पल साक्षी, धीरज कुमार हो गए, पल साक्षी हो गए। और तीसरा जो नाम है यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये नाम है ज्योति कुमारी। ठीक है, ये है ज्योति कुमारी। और ज्योति कुमारी को जो दिया गया ये 2021 के लिए दिया गया था, 2021 के लिए वीरता पुरस्कार था। धीरज कुमार और पल साक्षी की यदि हम बात करते हैं, धीरज कुमार और पल साक्षी की,
तो धीरज कुमार को वीरता के संदर्भ में दिया गया था और पल साक्षी को सामाजिक सेवा के लिए दिया गया था। पल साक्षी को सामाजिक सेवा के लिए। तो ये तीन नाम आपको पता होना चाहिए कि बिहार के तीन बच्चे थे जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया था। और ये किस अवसर पे दिया जाता है? गणतंत्र दिवस के अवसर पे दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर यहीं पे बात आ जाती है पद्म पुरस्कारों की। पद्म पुरस्कारों की बात आ जाती है और पद्म पुरस्कार 2022 की हम बात करने वाले हैं। पद्म पुरस्कार 2022 की जब बात करते हैं तो दो नाम आता है, सैबल गुप्ता, सैबल गुप्ता, आचार्य चंदना जी, आचार्य चंदना जी। तो ये दो नाम आप याद कर लीजिएगा, सैबल गुप्ता, आचार्य चंदना जी। और इन दोनों लोगों को क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। ठीक है, पद्मश्री मिला था सैबल गुप्ता और आचार्य चंदना जी। इन दोनों लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जानते हैं राज्य के कुल 149, राज्य में कुल 149, बिहार राज्य में कुल 149 ITI है। ठीक है, और जो कुल इनके 149 सरकारी ITI हैं, यहाँ पे सरकारी ITI की बात हो रही है, इनको अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की बात हो रही है। और इसको लेकर बिहार राज्य सरकार ने समझौता किया है। किससे समझौता किया है? टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया। तो याद रखिएगा, बिहार सरकार ने अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले 149 ITI जो केंद्र थे उनको अपग्रेड करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें दो चरण है। प्रथम चरण में यदि हम बात करें तो इसका लक्ष्य था दिसंबर 2022, और दिसंबर 2022 तक यदि हम बात करें तो 60 ITI को अपडेट करने की अपग्रेड करने की बात थी। और दिसंबर 2023 तक जो बचे हुए 89 हैं उनको अपग्रेड करने की बात थी। तो ये आपके लिए काम की चीजें नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर याद रखना है कि कुल 149 ITI हैं जो सरकारी हैं, जिनको लेकर बिहार राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है पुनौरा धाम। पुनौरा धाम, पुनौरा धाम की बात आती है। पुनौरा धाम आप जानते हैं बहुत ही चर्चा में रहने वाला है। क्यों चर्चा में रहने वाला है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो पुनौरा धाम है वहीं पे पुनौरा गांव है, और पुनौरा गांव में ही माँ जानकी का जन्मभूमि मंदिर है, ऐसा बोला जाता है। उनका जन्म यहीं पे हुआ था। पुनौरा धाम पड़ता किस जिले में है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये पड़ता है सीतामढ़ी जिले में। कहाँ पे पड़ता है? सीतामढ़ी जिले में पड़ता है, सीतामढ़ी जिले में पड़ता है। ठीक है, सीतामढ़ी जिले में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। पुनौरा नामक गांव के समीप ये स्थित है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट में इसको जोड़ा गया है, और रामायण सर्किट के साथ साथ इसको प्रसाद योजना में भी शामिल किया गया है। तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुनौरा धाम को, जो कि सीतामढ़ी में पड़ता है, इसको पहला तो रामायण सर्किट में जोड़ा गया, और रामायण सर्किट के साथ साथ इसको स्वदेश दर्शन योजना के साथ साथ प्रसाद योजना में भी इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो सिर्फ इतना आपको याद रखना है, पुनौरा धाम सीतामढ़ी जिले में पड़ता है। ठीक है, अभी सीतामढ़ी के बारे में और कुछ जानकारियां हैं, उसको अभी हम आगे बात उस पर करेंगे। अब बात आती है विश्व स्तरीय जीनोमिक लैब की। किसकी बात हो रही है? जीनोमिक लैब की। जीनोमिक लैब, जीनोमिक लैब की बात हो रही है, और यह भी विश्व स्तरीय। ठीक है, विश्व स्तरीय जीनोमिक लैब की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या आपको पता है कि इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि विश्व स्तरीय जीनोमिक लैब की स्थापना बिहार में कहाँ पे की गई। तो इसकी स्थापना सिर्फ आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें आप नोट कर सकते हो कि इसकी जो स्थापना है वो की गई है भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र। और भाभा कैंसर एवं अस्पताल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है, वहीं पर इसकी स्थापना की गई है। ठीक है,
याद रखिएगा, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि विश्व स्तरीय जीनोमिक लैब कहाँ स्थापित किया गया। आपसे सिंपल ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र किस जिले में है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मुजफ्फरपुर जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखने को मिलता है कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल। कालूघाट कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल। कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल की बात आ रही है। सबसे पहली बात ये है कहाँ पे, तो याद रखिएगा ये सारण में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल, तो किस वाटर बेस के साथ ये जुड़ा है, तो NW1 के साथ ये जुड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला सारण में है, दूसरा NW1 पर है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक और जब इसका उद्घाटन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में, तो यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो आप बताओगे सारण। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस वाटर बेज के अंतर्गत किया गया, तो आप बताओगे NW1। ठीक है, नेशनल वाटर बेज 1 के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया। और इसी समय जब इसका उद्घाटन किया गया था, तो इसी समय पटना से गुवाहाटी तक एक अंतरदेशीय जलमार्ग पोत है, उसका भी शुभारंभ किया गया। और पटना से गुवाहाटी तक जो ये अंतर देशीय जलमार्ग पोत है, इसका नाम है MB लाल बहादुर शास्त्री। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि MB लाल बहादुर शास्त्री किस स्थान से लेकर किस स्थान तक चलता है, तो ये पटना से गुवाहाटी तक जाता है। ठीक है, तो दोनों चीजें पता होना चाहिए। ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये है कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल की ये है कहाँ पे, तो सारण में है, NW1 पे आता है। NW1 के बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए कि NW1 कहां से कहां तक जुड़ता है, नेशनल वाटर बेज प्रथम किस स्थान से किस स्थान तक जाता है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। होमवर्क नंबर 01, NW1 कहां से कहां को जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको जो देखने को मिलता है अगला, वो देखने को मिलता है फोर्टिफाइड चावल वितरण को मंजूरी। बिहार में फोर्टिफाइड चावल वितरण को मंजूरी दी गई है, और इसके तहत जो ग्रामीण इलाके हैं, बिहार के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे 85%, याद रखिएगा वहां पे 85%, और जो शहरी इलाके हैं वहां पर 75%। ये दोनों फैक्ट याद रखना है। पहले तो आप नोट करोगे फोर्टिफाइड चावल वितरण को मंजूरी, और फोर्टिफाइड चावल वितरण को मंजूरी के अंतर्गत आपको बताना है कि बिहार राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पे 75%, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे 85% जो इलाके हैं उनको पोषण युक्त चावल दिया जाएगा। और ये जो फोर्टिफाइड चावल होता है, इसमें कुछ तत्वों की प्रधानता होती है। ये तत्व कौन कौन से होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, आप नोट कर सकते हो। पहला आयरन, दूसरा फ्लोरिक एसिड, और तीसरा विटामिन B12। विटामिन B12, आयरन और फ्लोरिक एसिड, ये तीन इनमें प्रधानता होती है इस प्रकार के चावल में, और इसको वितरण करने की बात की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने घोषणा किया था कि वर्ष 2024 तक पीडीएस सिस्टम में, जो राशन प्रणाली हमारे यहाँ है जिसके अंतर्गत राशन मिलता है, तो जो पीडीएस सिस्टम है उसके तहत, और मिड डे मील जो योजना हमारी चलती है उसके तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति लोगों को की जाएगी। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। कब तक के लिए बोला है केंद्र सरकार ने, वर्ष 2024 तक बोला है, और उसी को आप कह सकते हो बिहार में अपनी तरह से लागू किया जा रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 75% और ग्रामीण क्षेत्रों में 85%, याद रखना है, आबादी को पोषण युक्त चावल देने की बात की गई है। और इस पोषण युक्त चावल में 3 तत्वों की प्रधानता होती है, विटामिन B12, ठीक है, आयरन और फ्लोरिक एसिड। तो ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है सीतामढ़ी की। आप जानते हैं सीतामढ़ी में एक प्रतिमा भी बन रही है, पुनौरा धाम अभी आपने देखा, सीतामढ़ी में एक प्रतिमा भी बन रही है, माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा बन रही है यहाँ पे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप इसको बताओगे 251 मीटर। ठीक है, 251 मीटर इसकी ऊंचाई है जो सीतामढ़ी में बन रही है। और आपको बता दें कि
251 मीटर ये जो प्रतिमा होगी, मान लो ये प्रतिमा है 251 मीटर, तो इस प्रतिमा के चारों तरफ, इस प्रतिमा के चारों तरफ 108 अन्य छोटी छोटी प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। ठीक है, इसके चारों तरफ 108 अन्य छोटी छोटी प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी, जिसमें विभिन्न आप कह सकते हो स्वरूपों का दर्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है तारापुर शहीद स्मारक की। तारापुर शहीद स्मारक तो सबने सुना होगा। सबसे पहली बात तो यही बन जाता है प्रश्न कि ये है कहां पे, तारापुर शहीद स्मारक। तारापुर शहीद स्मारक। अब तारापुर शहीद स्मारक की बात हो रही है, तो इसमें सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि तारापुर शहीद स्मारक है कहां पे। आपको बता दें, तारापुर शहीद स्मारक मुंगेर में है, और यहाँ पे 34 लोग एक साथ शहीद हुए थे। 34 लोग जो है यहाँ पे शहीद हुए थे, और इस संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। तो तारापुर शहीद स्मारक मुंगेर में है, और यहाँ पे 34 लोग शहीद हुए थे। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि 15 फरवरी को प्रत्येक वर्ष यहाँ पे एक राजकीय समारोह भी मनाया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष यहाँ पे एक राजकीय समारोह भी मनाया जाएगा, ये भी आपको पता होना। 15 फरवरी को प्रत्येक वर्ष यहाँ पे एक राजकीय समारोह मनाने की बात की गई है। 15 फरवरी की बात क्यों आ रही है, क्योंकि 15 फरवरी वर्ष 1932 को ये घटनाक्रम हुआ था। 15 फरवरी वर्ष 1932 को शार्दुल सिंह कविस्कर एक व्यक्ति थे, और शार्दुल सिंह कविस्कर के नेतृत्व में सरकारी भवनों पर झंडा फहराने के लिए, सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने के लिए लोग उमड़े थे। और जब सरकारी भवनों पर लोग तिरंगा फहराने का प्रयास कर रहे थे, तो उसी समय जो वहां के प्रशासक थे उनके द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था, और इस दौरान 34 आप कह सकते हो क्रांतिकारियों की मृत्यु हुई थी। और उसी को याद करने के लिए बिहार राज्य सरकार का यह फैसला है कि तारापुर शहीद स्मारक जो कि मुंगेर में है, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को एक राजकीय समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। किसके नेतृत्व में था, तो याद रखिएगा शार्दुल सिंह कविस्कर। शार्दुल सिंह कविस्कर के नेतृत्व में ये था। ठीक है, शार्दुल सिंह कविस्कर के नेतृत्व में ये था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं, उसको देख लेते हैं। इसके बाद फिर बात आती है शकीबुल गनी की। एक व्यक्ति है जिनका नाम है शकीबुल गनी, इनके बारे में मैंने आपको बताया अभी। शकीबुल गनी, शकीबुल गनी चर्चा में क्यों थे? शकीबुल गनी चर्चा में इसलिए थे क्योंकि इनका जो पदार्पण मैच था, ठीक है, इनका जो पदार्पण मैच था, इस मैच में रणजी ट्रॉफी का ये मैच था, इस मैच में इन्होंने 13 शतक लगा दिए। पदार्पण मैच मतलब होता है पहला मैच जिसमें आप भाग ले रहे हो। तो शकीबुल गनी ने पहले ही मैच में 13 शतक लगा दिया, और यह लगाकर इन्होंने अपना एक नया रिकॉर्ड बना लिया, एक कीर्तिमान बना लिया, और इसी के कारण शकीबुल गनी चर्चा में थे। शकीबुल गनी का संबंध यदि हम पूछ लें कहां से है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण से। ठीक है, बिहार के पूर्वी चंपारण की एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं शकीबुल गनी। इनका पहला रणजी मैच था, और पहले ही मैच में इन्होंने 13 शतक लगा दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है युवा संसद प्रतियोगिता। युवा संसद प्रतियोगिता में सिर्फ इतना याद रखिएगा, नालंदा के 8 छात्रों का यहाँ पे चयन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है देश का पहला, आप जानते हैं तारामंडल बहुत सारे हैं देश में, लेकिन पहला जो तारामंडल है जहां पे 6 रंगों का प्रयोग प्रोजेक्टर की सहायता से किया जा रहा है, ये तारामंडल कहां पे देखने को मिलता है? ये तारामंडल है पटना। तो 6 प्रोजेक्टरों के माध्यम से 6 कलर यहाँ पे दिखाए जाते हैं, और ऐसा पहला तारामंडल बना है देश का पटना। क्या इससे पहले देश में कोई तारामंडल है? जी हाँ, देश में इससे पूर्व भी 22 तारामंडल हैं, लेकिन इस प्रकार से वहां पे 6 कलर प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। ऐसा अनोखा पटना का है, तो इसलिए पटना तारामंडल आपको याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फिर बात आती है स्वाइन फीवर की। स्वाइन फीवर की बात आती है। स्वाइन फीवर, और स्वाइन फीवर ये बहुत ही आप कह सकते हो व्यापक रूप में इस जिले में था।
सबसे पहली बात, स्वाइन फीवर के मामले कहाँ पे देखने को मिले थे, तो याद रखिएगा ये देखने को मिले थे बिहार के सारण जिले। ठीक है, बिहार के सारण जिले में स्वाइन फीवर के मामले देखने को मिले थे। और यहाँ पे क्या हुआ, 1,000 से ज्यादा सुअरों की मृत्यु हुई थी स्वाइन फीवर से, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा जिला था जहां पे ये देखने को मिल रहा था इसका प्रकोप, तो ये आपको सारण में देखने को मिल रहा था, जहां पर 1,000 से ज्यादा सुअरों की मौत हुई थी। स्वाइन फीवर की बात करें तो स्वाइन फीवर के दो प्रकार आपको देखने को मिलते हैं, दो वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं। और स्वाइन फीवर के ये दो वेरिएंट जो है कौन कौन से हैं, पहला है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, और दूसरा है क्लासिकल स्वाइन फीवर, क्लासिकल स्वाइन फीवर। ठीक है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर और क्लासिकल स्वाइन फीवर, ये दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है बिहार डिजिपेक्स 2022। बिहार डिजिपेक्स 2022। बिहार डिजिपेक्स 2022 क्या है, बिहार डिजिपेक्स 2022 यदि हम बात करें तो यह बिहार राज्य की पहली वर्चुअल स्तरीय प्रदर्शनी है। ठीक है, वर्चुअल डाक टिकट प्रदर्शनी है बिहार की पहली। तो डिजिपेक्स बिहार का मतलब क्या हो गया, एक प्रदर्शनी जो कि डाक टिकटों से संबंधित है। इसका आयोजन किया गया, क्यों किया गया इसका आयोजन, इसका आयोजन इसलिए किया गया कि लोगों में जागरूकता बढ़े डाक टिकटों के संग्रहण को लेकर, और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो लोग डाक टिकटों का संग्रहण कर रहे हैं, वो उसको प्रदर्शित कर सकें, इसलिए ये प्रदर्शनी का पहली बार आयोजन बिहार में किया गया। और इसका उद्घाटन जो है वो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने किया था, ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बिहार डिजिपेक्स क्या है, एक डाक टिकटों की प्रदर्शनी है। फिर इसके बाद आता है, आप जानते हैं बिहार के 100 एपीएचसी हैं, 100 एपीएचसी हैं। एपीएचसी का मतलब होता है, यदि फुल फॉर्म आप जानना चाहें, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो बिहार के 100 अतिरिक्त प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको मॉडल अस्पताल में बदलने की बात की गई। तो आपसे यदि पूछा जाए बिहार के कितने एपीएचसी को मॉडल अस्पताल में बदलने की बात की गई है, तो आप बताओगे कि बिहार के 100 एपीएचसी को मॉडल अस्पताल में बदलने की बात की गई है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है एपी के स्थान पे, एपीएचसी के स्थान पे वहां पे प्रयोग किया जा सकता है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना। ठीक है, फिर इसके बाद एक महिला है जिनका नाम है अनीता गुप्ता, अनीता गुप्ता, ये चर्चा में रही हैं। अब अनीता गुप्ता क्यों चर्चा में रही हैं, अनीता गुप्ता को वर्ष 2020 के लिए, याद रखिएगा, अनीता गुप्ता को वर्ष 2020 के लिए एक पुरस्कार दिया गया, और ये पुरस्कार था नारी शक्ति पुरस्कार। क्या दिया गया, नारी शक्ति पुरस्कार। तो याद रखिएगा, नारी शक्ति पुरस्कार किसको दिया गया, नारी शक्ति पुरस्कार मिला है 2020 के लिए अनीता गुप्ता को। और ये कब दिया गया, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा, अनीता गुप्ता राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, 50,000 से अधिक जो वंचित महिलाएं थी उनको विभिन्न कौशलों से युक्त किया है, उनको कौशल प्रदान करने में मदद की है, और इसी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो अनीता गुप्ता का नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है जाबिर अंसारी, जाबिर अंसारी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जाबिर अंसारी, जाबिर अंसारी। जाबिर अंसारी का नाम क्यों याद रखना है, सबसे पहली बात आपको बता दें ये हैं कहाँ के, ये जमुई के हैं, और जमुई के अति नक्सल प्रभावित प्रखंड से ये आते हैं, जमुई के हैं जाबिर अंसारी। ये चर्चा में क्यों थे, क्योंकि एक कराटे चैंपियनशिप हुई थी और उस कराटे चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, कराटे चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। यदि बोल दिया जाए ये कहाँ पे हुई थी, तो अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई थी, और वहां पे इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है जाबिर अंसारी का संबंध किस खेल से है,
तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जाबिर अंसारी की बात फिर आती है। बिहार में आप जानते हैं, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे सर्पदंश से मौतों का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है। तो बिहार सरकार ने फैसला किया कि यदि बिहार सरकार के अंतर्गत, बिहार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की, बिहार के किसी भी नागरिक की यदि सांप के काटने से मौत होती है तो उस पर आश्रित जो लोग थे उनको, या आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद बिहार राज्य सरकार करेगी। तो सर्पदंश से मौत पर बिहार राज्य सरकार ने 4 लाख रुपए देने की बात की थी। यह योजना मार्च 2022 से प्रभावी है। 24 मार्च 2022 से यह योजना आपके यहाँ लागू है। ठीक है, फिर इसके बाद दो नए सूचना आयुक्त, बिहार राज्य सूचना आयुक्त में दो नए सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। एक का नाम है त्रिपुरारी शरण और दूसरे का नाम है फूलचंद चौधरी। तो फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण जो हैं, ये बिहार के दो नए सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, इनको आप याद रखिएगा। फिर बात आती है राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक, राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि राउंड 1 की यहाँ पे बात हो रही है, ये भी याद रखिएगा। राउंड 1 की बात हो रही है, और राउंड 1 की जब बात करते हो तो बिहार अचीवर्स श्रेणी में था। अचीवर्स श्रेणी में बिहार था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ अचीवर्स श्रेणी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए बिहार की जो ओवरऑल रैंक थी वो 15वीं रैंक थी, ये आपको पता होना चाहिए। स्कोर की यदि हम बात करते हैं तो स्कोर भी आपको पता होना चाहिए 38.3। ठीक है, मतलब बिहार, सॉरी, राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बिहार अचीवर्स श्रेणी में था। इसकी रैंकिंग 15वीं थी और इसका स्कोर था 38.3। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है बाबा केवल धाम राजकीय मेला। बाबा केवल धाम राजकीय मेला बहुत ही फेमस है। बाबा केवल धाम राजकीय मेला, बाबा केवल धाम राजकीय मेला। ठीक, बाबा केवल धाम राजकीय मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये निषाद समाज का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, किस समाज का है? निषाद समाज का, याद रखिएगा। बाबा केवल धाम राजकीय मेला निषाद समाज का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। वर्ष 2010 में इसको राजकीय मेले का दर्जा दिया गया। ठीक है, राजकीय मेला है ये, और वर्ष 2010 में इसको राजकीय मेला का दर्जा दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाबा केवल धाम राजकीय मेला किस नदी के तट पर लगता है, तो नून नदी के तट पर लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, निषाद समाज का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, 2010 में राजकीय मेला इसको घोषित किया गया, नून नदी के तट पर यह लगता है। यदि पूछ लिया जाए किस जिले से जुड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए जुड़ा है समस्तीपुर से, समस्तीपुर से जुड़ा है। ठीक है, समस्तीपुर जिले से जुड़ा है। यदि प्रखंड पूछ लिया जाए कि किस प्रखंड से है, तो याद रखिएगा मोरवा प्रखंड से। किससे है? मोरवा प्रखंड से है। और यदि आपको गांव भी याद करना है तो गांव भी आप याद कर सकते हो, इंद्रवारा गांव इससे संबंधित है, और ये 3 दिवसीय मेला है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, बाबा केवल धाम राजकीय मेला ये निषाद समाज का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, और ये समस्तीपुर से जुड़ता है, समस्तीपुर से संबंधित। नदी भी याद रखिएगा, नून नदी के तट पर, क्योंकि यदि कथन वाइज आपके यहाँ यदि प्रश्न बन जाता है तो इस तरह उसमें जोड़ सकते हैं। आप जानते हैं बजट खर्च के मामले में बिहार का जो स्थान था 6वां स्थान था पूरे भारत में, तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। मिथिला की जो रोहू है उसको जीआई टैग दिया गया था, आपको पता होगा, पिछले दिनों इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस जिले की रोहू मछली को जीआई टैग दिया गया, तो मिथिला की रोहू को जीआई टैग दिया गया। ठीक है,
यदि आपसे आगे पूछ लिया जाए, इसमें कुछ फैक्ट इसमें और भी बन सकते हैं कि ये और कहाँ पे पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये विशेष रूप से पाई कहाँ पे जाती है, तो ये विशेष रूप से दरभंगा और मधुबनी जिलों में पाई जाती है। दरभंगा और मधुबनी जिले जो है इससे संबंधित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार में मत्स्य उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो याद रखिएगा 7% वृद्धि दर है मत्स्य उत्पादन में। ठीक है, इसके बाद फिर बात आती है राशनधारियों, जो बिहार जैसे आयुष्मान भारत योजना है उसमें स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार से बिहार राज्य सरकार की अपनी एक योजना थी जिनमें इन्होंने बताया था कि जो भी राशनधारी परिवार हैं, प्रत्येक राशनधारी परिवार को 5 लाख तक की मदद स्वास्थ्य सेवाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसको भी आपको याद रखना है। राशन कार्ड धारी जो परिवार हैं उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। यह भी बिहार राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत आती है। बिहार राज्य के अंतर्गत एक जाति थी जिसको बोलते थे लोहार जाति। लोहार जाति पहले ये अनुसूचित, आप कह सकते हो अनुसूचित जनजाति का दर्जा इनको दिया गया था। अब क्या हो गया है, लोहार जात से अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा है वो छिन गया है। ठीक है, पहले ये लोहार जात अनुसूचित जनजाति में आते थे, लेकिन आज अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आते हैं। पिछले दिनों राज्य सरकार ने इनको इस जात से निकाल दिया है। आप जानते हैं एक दवा होती है जिसको बोलते हैं एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल और एल्बेंडाजोल दवा के प्रयोग से, आप कह सकते हो इस दवा को खाने से एक विद्यालय में कई सारे छात्र जो है वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एल्बेंडाजोल दवा को खाने से किस जिले के प्राथमिक स्कूलों में बच्चे बीमार पड़ गए थे, तो याद रखिएगा ये जिला आपका आता है मुंगेर। मुंगेर जिले में एल्बेंडाजोल दवा के प्रयोग से काफी बच्चे, स्कूल के जो बच्चे थे 50 से ज्यादा बच्चे थे, वो अत्यधिक बीमार हो गए थे। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद फिर बात आती है दरभंगा। दरभंगा आप जानते हैं उसको मखाना हब कहा जाता है, मखाना हब के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आप जानते हैं हीरा धान की एक नई किस्म, हीरा जो है एक नई किस्म है, आपसे पूछा जा सकता है किसकी, ये धान की एक नई किस्म है जिसको विकसित किया गया है। तो हीरा जो धान की एक नई किस्म है जिसको विकसित किया गया है, आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसने बनाया है, तो सबसे पहले नाम आता है वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय। और वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय जो है उसी के वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया है। अब वीर कुंवर सिंह जो महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय है, ये किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा होगा, और ये जिस यूनिवर्सिटी से जुड़ता है वो आपकी है भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हीरा नामक धान की नई किस्म को किसने विकसित किया है, और विकल्प में आपको दिख जाए भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय, तो आप इसको टिक करोगे। यदि दिख गया वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय, तो आप वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय को टिक करोगे। जहां तक प्रश्न बनता है इसका, तो आपके विकल्पों में वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय ही दिया गया होगा और आपको उसी को टिक करना है। तो याद रखिएगा हीरा जो धान की नई किस्म थी, इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसका चयन किया गया है और इसको विकसित किया है वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है विराट रामायण मंदिर। विराट रामायण मंदिर, विराट रामायण मंदिर की यहाँ पे बात आ रही है। विराट रामायण मंदिर पहली बात है कहाँ पे, तो सबसे पहली बात ये जुड़ता है चंपारण से। चंपारण में भी जुड़ता है ये पूर्वी चंपारण। ठीक है, विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण से जुड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात की जा रही है बनाने की इसके, तो 15 शिखर इसमें बनेंगे, ये बोला जा रहा है कि इस मंदिर में कुल 15 शिखर होंगे। और इसके साथ साथ यह भी बोला जा रहा है कि ये सबसे ऊंचा होगा और इसकी जो ऊंचाई होगी वो 270 मीटर होगी। ठीक है, विराट रामायण मंदिर की जब बात करते हैं तो इसकी 270 मीटर ऊंचाई होगी। और ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे विश्व का सबसे लंबा जो शिवलिंग है वो स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा शिवलिंग जो है वो यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई रहेगी 270 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। तो विराट रामायण मंदिर ये पूर्वी चंपारण से जुड़ता है। यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा जो शिवलिंग है वो स्थापित किया जा रहा है,
जिसकी लंबाई है 270 मीटर। और ये जो मंदिर है, ये 15 शिखर इस मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे। तो सिर्फ स्थान आपको याद रखना है कि किस स्थान पे आता है। आप जानते हैं पक्षी गणना भी आपके यहाँ हुई थी, और पक्षी गणना महत्वपूर्ण है। पक्षी गणना, पक्षी गणना की यदि हम बात करते हैं, पक्षी गणना फरवरी 2022 में आई थी। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में सबसे ज्यादा पक्षी कहाँ पे हैं, तो गोगाबील झील में है सबसे ज्यादा पक्षी। गोगाबील झील में सबसे ज्यादा पक्षी थे। दूसरे नंबर पर जो झील थी वो थी आपकी इंद्रपुरी बैराज। इंद्रपुरी बैराज, यहाँ पे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पक्षी बिहार में। और तीसरे नंबर पे जो थी वो आपकी थी नागा नकटी डैम। ठीक है, नागा नकटी डैम। तो आप सिर्फ पहला याद रखिए कि गोगाबील झील में सबसे ज्यादा पक्षी गणना के दौरान सबसे ज्यादा पक्षी मिले, और पक्षियों का जो आंकड़ा था 4973 यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम कहाँ पे मिले पक्षी गणना में, सबसे कम कहाँ पे मिले, तो दो याद रखना। पहला याद रखना है कुल महादेव डैम, कुल महादेव डैम। और कुल महादेव डैम के साथ साथ एक और आपको याद रखना है, कुल महादेव डैम के अतिरिक्त सीता डैम। ठीक है, सीता डैम में केवल 24 पक्षी मिले, 24 पक्षी मिले, और कुल महादेव डैम में केवल 3 पक्षी मिले। तो सबसे ज्यादा पक्षी जो है पक्षी गणना के दौरान जो मिले वो गोगाबील झील में मिले 4973। दूसरे नंबर पर इंद्रपुरी बैराज, और तीसरे नंबर पर नागा नकटी डैम। सबसे कम कहाँ पे मिले, तो कुल महादेव डैम में 3 और सीता डैम में 24 मिले। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है ऑपरेशन प्रहार की। ऑपरेशन प्रहार किसके द्वारा चलाया गया, तो ऑपरेशन प्रहार विशेष रूप से बिहार पुलिस द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन प्रहार में क्या था, ऑपरेशन प्रहार में विशेष रूप से ऐसे अपराधी जो विभिन्न अपराधों में संलिप्त थे, तो आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी को लेकर, शराब बंदी कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी को लेकर यह अभियान चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, फिर एक नाम आता है ऋतिक आनंद का। ऋतिक आनंद, ऋतिक आनंद का नाम आता है। अब ऋतिक आनंद का नाम क्यों आता है, आप जानते हैं 24वें डेफ बैडमिंटन ओलंपिक हुए थे। 24वें डेफ बैडमिंटन ओलंपिक हुए, 24वें डेफ बैडमिंटन ओलंपिक हुए, और ये कहां पे हुए, ये ब्राजील में हुए। और यहाँ पे इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। तो याद रखिएगा 24वें डेफ बैडमिंटन ओलंपिक जो कि ब्राजील में हुए, वहां पे ऋतिक आनंद ने स्वर्ण पदक जीता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब पटना के बारे में हमने बहुत पढ़ा, अभी 3-4 फैक्ट देखे पटना के बारे में। एक फैक्ट और याद रख लीजिएगा पटना के संदर्भ में, देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो स्थापित किया जाएगा वो पटना में किया जा रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। बिहार राज्य सरकार का एक पोर्टल है जिसको बोलते हैं फिलो पोर्टल। फिलो पोर्टल, फिलो पोर्टल क्या है बिहार राज्य सरकार का, फिलो पोर्टल है 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को लेकर, यदि आपके कोई डाउट है और आप इस पोर्टल के साथ जाके अपने डाउट वहां पे क्रिएट करते हो, अपने डाउट बताते हो, तो 60 सेकंड के अंदर वहां पे आपको ट्यूटर जुड़ेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो फिलो पोर्टल विशेष रूप से 9 से 12 तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है घरेलू हिंसा की। बिहार में घरेलू हिंसा की बात आती है, और जब घरेलू हिंसा की बात करते हैं भारत के संदर्भ में, यदि हम बात करें घरेलू हिंसा की, घरेलू हिंसा विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो घरेलू हिंसा है महिलाओं के प्रति वो कर्नाटक में देखने को मिलती है, और कर्नाटक में इसका जो आंकड़ा है वो 48% है। दूसरे नंबर पर भारत का कौन सा राज्य है, तो दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पर बिहार का स्थान आता है।
सबसे पहले घरेलू हिंसा के मामले में पहले स्थान पे है कर्नाटक, जहां पे ये आंकड़ा 48% का है। दूसरे स्थान पे आता है आपका बिहार। ठीक है, तो घरेलू हिंसा के मामले में बिहार देश में दूसरा स्थान रखता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय औसत क्या है घरेलू हिंसा का, तो वो है 29.3%। मतलब कर्नाटक और बिहार की यदि हम बात कर लें तो ये राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिहार घरेलू हिंसा के मामले में दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे कर्नाटक है। इसके बाद आप जानते हैं मशरूम उत्पादन में बिहार नंबर 1 पे आ गया था। 2021-22 की जो आंकड़े थे उसमें बताया गया था कि 28,000 टन मशरूम का उत्पादन बिहार में किया गया था। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बिहार ने मशरूम उत्पादन में उड़ीसा को पीछे छोड़कर यह स्थान अपना बनाया था। ठीक है, फिर इसके बाद आपको पता होगा कि गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। और गया का जो नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है, वहां पे याद रखना है कि ये किस नदी के किनारे है, फल्गु नदी के किनारे है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बिहार में बात हो रही थी, बिहार में अगली बात हो रही थी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की। फ्लोटिंग फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात हो रही थी। और आपको बता दें 2 स्थानों पे ये लगाए जा रहे हैं बिहार में। पहला है दुर्गावती, दुर्गावती, और दूसरा है फुलवरिया। ठीक है, दुर्गावती और फुलवरिया में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनकी क्षमता की बात करें तो फुलवरिया में आपको याद रखना है 20 मेगावाट, 20 मेगावाट क्षमता। और दुर्गावती में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 30 मेगावाट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बिहार के 2 स्थानों पे लगाए जा रहे हैं, पहला दुर्गावती, दूसरा फुलवरिया। दुर्गावती में 30 मेगावाट और फुलवरिया में 20 मेगावाट क्षमता का ये प्लांट लगाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि जमुई, अभी जमुई के बारे में हमने देखा था जब एक खिलाड़ी की हमने बात किया था। जमुई जो जिला है बिहार का, देश का सबसे बड़ा जो स्वर्ण भंडार है उसका अनुमान यहाँ पे किया गया है। और इसके खोज के लिए, यहाँ पे खोज के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। तो जमुई का संदर्भ, इस संदर्भ में याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा जो स्वर्ण भंडार अनुमानित है वो जमुई में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी तक जो हमने कवर किया है ये मई तक की घटनाओं को हमने कवर किया है। अब हम जून से प्रारंभ कर रहे हैं, जून से जो घटनाएं हैं उसकी बात अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुछ आते हैं, जैसे बिहार का में खुरमा आपको देखने को मिलता है। बिहार का खुरमा हो गया। बिहार के खुरमा के बाद दूसरा देखने को मिलता है तिलकुट, तिलकुट। और तीसरा देखने को मिलता है बालूशाही। ठीक है, बिहार का खुरमा, तिलकुट और बालूशाही, इनको जीआई टैग देने की बात की गई थी, वे मिला नहीं है, मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको जीआई टैग देने की बात की गई थी, खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस स्थान के खुरमा को जीआई टैग देने की बात की गई। तो खुरमा का जब बात करते हैं तो भोजपुर जुड़ता है, भोजपुर के खुरमा की बात की जाती है। तिलकुट की जब बात करते हो तो तिलकुट में आपको याद रखना है कि गया जुड़ता है और गया के तिलकुट की बात की जाती है। बालूशाही की जब बात करते हो तो याद रखना है बालूशाही सीतामढ़ी। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, तीनों स्थानों का नाम आपको पता होना चाहिए कि बालूशाही सीतामढ़ी की, तिलकुट गया का और खुरमा भोजपुर का, इनको जीआई टैग देने की बात की गई थी। इससे पहले आप जानते हैं कई सारे, जैसे जर्दालू आम हो गया, मगही पान हो गया, जैसे मुजफ्फरपुर की लीची हो गई, शाही लीची, मधुबनी पेंटिंग हो गई, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है गिद्धेश्वर पर्वत की। गिद्धेश्वर पर्वत की बात यहाँ पे आ रही। ठीक है, गिद्धेश्वर पर्वत की बात करें तो सबसे पहले ये देखने को मिलता है जमुई जिला में। गिद्धेश्वर पर्वत जमुई जिला में देखने को मिलता है, पहला फैक्ट। दूसरा आपको बता दें, भगवान महावीर की जो जन्म स्थली है लछुआर, उसके समीप ये स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए।
और ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि इस गिद्धेश्वर पर्वत के जंगलों में जो है वो पुरातात्विक अवशेष मिले थे, जिसके कारण ये चर्चा में था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गिद्धेश्वर पर्वत किस जिले में है, तो आप बताओगे ये जमुई जिले से संबंधित। ठीक। आप जानते हैं बिहार के दो ऐसे जिले हैं जहां पे ओएनजीसी ओएनजीसी को तेल के लिए अनुसंधान करने की अनुमति दे दी गई है। और इन बिहार के इन दो जिलों में तेल के जो अनुमानित भंडार हैं वो बताए जा रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के वो कौन से दो जिले हैं जहां पर केंद्र सरकार ने ओएनजीसी को अनुमति दी है खोज करने की। तो ये दो जिले हैं समस्तीपुर और बक्सर। समस्तीपुर और बक्सर में तेल के भंडार होने की बात की गई है और इसको लेकर ओएनजीसी, याद रखिए कंपनी का नाम भी याद रखिएगा, ओएनजीसी को यह अनुमति दे दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है गांधी सेतु के बारे में। गांधी सेतु आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा सबसे लंबा स्टील ब्रिज बन गया है, तो ये आपको याद रखना है फैक्ट। ठीक है, फिर बात आती है मछली उत्पादन में बिहार की। कुछ वन लाइनर है, उसको इसी तरह से हम देख लेते हैं। मछली उत्पादन में बिहार की बात आती है। मछली उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो चौथे स्थान पे है। 2021-22 में यदि हम बात करें तो 7.62 लाख टन मछली का उत्पादन यहां से किया गया। इसके बाद फिर बात आती है कुछ भाषाओं की जो विलुप्ति के कगार पे हैं, जैसे थारू भाषा और सुरजापुरी भाषा। थारू भाषा और सुरजापुरी भाषा। ठीक है, थारू भाषा और सुरजापुरी, ये दो भाषाओं की बात यहाँ पे की जा रही है। थारू भाषा की बात करें तो भोजपुर और मैथिली। भोजपुर, याद रखिएगा इसको, जो भोजपुरी आपकी भाषा है और मैथिली, इनका मिला जुला रूप है थारू भाषा का। मतलब भोजपुरी और मैथिली का मिला जुला जो रूप है वो थारू भाषा के रूप में आप कह सकते हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि थारू भाषा भोजपुरी और मैथिली के संयोग से या भोजपुरी और मैथिली के मेल से जो है थारू भाषा बनती है। दूसरी जो भाषा है वो है सुरजापुरी भाषा। सुरजापुरी भाषा की बात करते हैं तो इसमें बांग्ला आता है, बांग्ला, मैथिली और हिंदी। बांग्ला, मैथिली और हिंदी के मेल से जो है वो आपकी सुरजापुरी भाषा जो है वो बनती है। तो थारू भाषा और ये जो सुरजापुरी भाषा है इनको संरक्षित करने की बात की गई है कि इनको संरक्षित किया जाए, क्योंकि ये आने वाले वर्षों में विलुप्ति, क्योंकि ये विलुप्ति के कगार पे हैं तो आने वाले वर्षों में विलुप्त हो सकते हैं। तो ये दोनों भाषाएं आपको पता होना चाहिए किन के मेल से ये बनती हैं, यह भी पता होना चाहिए। जैसे सुरजापुरी, बांग्ला, मैथिली और हिंदी। इसी तरह से थारू भाषा की जब बात करते हो तो भोजपुरी और मैथिली, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपका एक योजना है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले जो योजना है ये किसके लिए है? तो याद रखिएगा प्लग एंड प्ले जो योजना है वो बिहार राज्य सरकार की योजना है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, उद्योगों को बढ़ावा देने की एक योजना है जिसको प्लग एंड प्ले नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद बात आती है बिहार में ट्रैफिक पार्क की। बिहार में ट्रैफिक पार्क की बात आती है। ये क्या होता है? ट्रैफिक पार्क क्या होता है? ट्रैफिक पार्क की जब बात करते हैं तो पटना का जो वीर कुंवर सिंह पार्क है, याद रखिएगा पटना का वीर कुंवर सिंह जो पार्क है वहां पे बिहार का पहला अस्थाई ट्रैफिक पार्क बनाया गया है। बिहार का पहला अस्थाई ट्रैफिक पार्क पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया गया है। इससे पहले बिहार के गया और पटना में अस्थाई पार्क पहले से थे, लेकिन अस्थाई पहला ये बनाया गया है बिहार के वीर कुंवर सिंह पार्क में। अब ये ट्रैफिक पार्क होता क्या है? तो यहाँ पे विशेष रूप से यातायात नियमों की जानकारी बच्चों को दी जाती है। तो यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए ये पार्क बनाया गया है, जहाँ पे विशेष रूप से बच्चों को जो है ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हैं बिहार में 534 कस्तूरबा स्कूल हैं, और जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उनको +2 में अपग्रेड करने की बिहार सरकार ने बात की है। तो 534 कस्तूरबा गांधी जो स्कूल हैं उनको +2 में अपग्रेड करने की बात बिहार सरकार ने की है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जेपी गंगा पथ की।
जेपी गंगापत, जेपी गंगापत की बात आती है। जेपी गंगापत के बारे में क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली बात कि पटना में भी जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव आपको देखने को मिलता है, उसी के तर्ज पर पटना में भी जेपी गंगापथ बनाया गया है। और जेपी गंगापथ की जो कुल लंबाई है, यदि हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 20.5 किलोमीटर। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जेपी गंगापथ किन दो स्थानों के बीच फैला है? तो दीघागंज से दीदारगंज, दीघा घाट से दीदारगंज, याद रखिएगा, दीघा घाट, दीघा घाट से दीदारगंज, ये आपको पता होना चाहिए। दीघा घाट से दीदारगंज के बीच 20.5 किलोमीटर के एरिया में जेपी गंगापथ बनाया गया है, जो कि मुंबई की मरीन ड्राइव की तर्ज पे है। ठीक है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। फिर इसके बाद बात आता है एमएसएमई अवार्ड में बिहार की बात। एमएसएमई अवार्ड में बिहार की बात आती है। एमएसएमई अवार्ड में जो हम बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, वर्ष 2022 की बात हो रही है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में बिहार को द्वितीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एमएसएमई अवार्ड 2022 में बिहार को द्वितीय पुरस्कार मिला है, ये आपको पता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है सविता महतो की। इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, सविता महतो। सविता महतो का नाम क्यों आपको याद रखना है? सविता महतो का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। विश्व की जो सबसे ऊंची सड़क है, जिसको बोलते हैं उमलिंगला, उमलिंगला पास आपने सुना होगा, तो विश्व की जो सबसे ऊंची सड़क है उमलिंगला, उस पर साइकिलिंग करने वाली ये विश्व की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं। कहाँ की रहने वाली है ये सविता महतो? ये छपरा की रहने वाली। तो छपरा की सविता महतो विश्व की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिलिंग करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कुछ फैक्ट हैं वन लाइनर, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे 12 रेलवे स्टेशन है बिहार के, जिनको विश्व स्तरीय बनाने की बात की गई है। 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की बात बिहार में की गई है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्राओं को, विशेष रूप से जो पिछड़ा वर्ग से हैं, उनको फ्री कोचिंग देने की बात की गई है। अतुल प्रसाद आपके बीपीएससी के चेयरपर्सन हैं, आप सबको पता होगा। इसके साथ साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लंगट सिंह कॉलेज है, और लंगट सिंह कॉलेज में एक आप कह सकते हो कि खगोलीय वेधशाला स्थापित है, जो कि 106 साल पुरानी है। और इस 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्त प्राय धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी बाल शांति पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 की यहाँ पे बात हो रही। आपको पता होगा इसमें बिहार से 2 लोगों का चयन किया गया, और इनमें एक का नाम है जफर कमाली, जफर कमाली। ठीक है, दूसरा जो नाम आपको देखने को मिलता है वो है डॉक्टर बीरेंद्र झा, डॉक्टर बीरेंद्र झा। जफर कमाली और डॉक्टर बीरेंद्र झा का नाम आता है। जफर कमाली की बात करें तो इनको उर्दू के लिए दिया गया, इनकी रचना थी हौसलों की उड़ान। ठीक है, उर्दू के लिए, और इनकी रचना थी हौसलों की उड़ान। ठीक है, डॉक्टर बीरेंद्र झा की बात करें तो मैथिली भाषा के लिए इनको दिया गया, और इनकी रचना थी उड़न छू। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उड़न छू के लिए इनको दिया गया, और हौसलों की उड़ान के लिए जफर कमाली को उर्दू भाषा के लिए, डॉक्टर बीरेंद्र झा को मैथिली के लिए। ठीक है, फिर बात आती है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। कई बार बताया भी गया है आपको, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की बात आ रही है। पहला नाम आता है निशी कुमारी, निशी कुमारी। और दूसरा नाम जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सौरव सुमन, सौरव सुमन। तो निशी कुमारी और सौरव सुमन, ये दो नाम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें इनको जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये दो नाम आपको पता होना चाहिए। फिर आप जानते हैं पद्मश्री रामचंद्र मांझी जो थे, उनका निधन हो गया हाल ही में। तो उनके बारे में आपको पता होगा, जब इनको मिला था तो इनके क्षेत्र के बारे में आपको बताया था, तो सारी चीजें आपको याद होंगी। और इसके बाद बात आता है देश का सबसे बड़ा रबर डैम, आप जानते हैं फल्गु नदी के तट पर गया जिला में बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं जो आप देख लीजिए। बहुत सारे वन लाइनर फैक्ट हैं। जैसे आप जानते हैं कोविड वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज में जो पूर्वी चंपारण था वो प्रथम पायदान पे आपका आया था। राज्य की पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है, राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो पटना में खोला जाएगा। बिहार के 9 जिले ऐसे हैं जहां के भूजल में यूरेनियम पाया गया है। तो जिलों की संख्या पता होना चाहिए कि बिहार के 9 जिले हैं जहां के भूजल में यूरेनियम पाया गया है। जहानाबाद आपका जिला है, जहानाबाद 100% जो है डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बन गया है, याद रखना है। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है बिहार का। और आगे जो जिले इस क्रम में है वो अरवल और शेखपुरा हैं। आने वाले महीनों में आप देखोगे कि अरवल और शेखपुरा भी 100% डिजिटलाइज हो जाएंगे। इसके बाद आप जानते हैं छठ पर्व के आसपास 3500 रुपए किसानों को दिए गए थे, क्योंकि सूखा पड़ा था। तो सूखे के कारण 3500 रुपए किसानों को दिए गए थे, बिहार राज्य सरकार ने दिया था, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर बात आती है 3 साल में, आप बिहार राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि 3 साल में 160 पर्यटन स्थलों का विकास करना है हमें। उसको चिन्हित करने की जिम्मेदारी जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनको दी गई है। ठीक है, ये अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने घोषणा की थी। इसके बाद फिर बात आता है दीनानाथ शरण सम्मान 2022 की। दीनानाथ शरण सम्मान 2022 की जब बात करते हो तो इसमें दर्शन शास्त्री एवं कवियत्री हैं जिनका नाम है प्रोफेसर सुधा सिन्हा, उनको चित्रगुप्त सामाजिक संस्था की तरफ से ये पुरस्कार दिया गया है। और इसके बाद फिर आता है हायरिंग मोबाइल ऐप। हायरिंग मोबाइल ऐप विशेष रूप से है कि किसानों को कृषि उपकरणों की जानकारी कैसे मिले, उसको लेकर हायरिंग मोबाइल ऐप है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है स्वर्ण शक्ति सुरक्षा पुरस्कार। स्वर्ण शक्ति सुरक्षा पुरस्कार, और स्वर्ण शक्ति सुरक्षा पुरस्कार की जब बात करते हो तो भागलपुर का जो कहल गांव है उसको दिया गया, क्योंकि यहाँ पे एनटीपीसी की जो यूनिट स्थापित है वहां पे वर्ष भर में कोई दुर्घटना नहीं हुई, जिसके कारण भागलपुर के कहल गांव को यह पुरस्कार एनटीपीसी ने दिया है। फिर बात आती है भूकंप क्लिनिक की। ऐसा बोला गया है कि बिहार का जो जिला है प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। और अभी तक जो भूकंप क्लिनिक बने हैं वो पटना मुजफ्फरपुर में बने हैं। और आपको बता दें पटना मुजफ्फरपुर और भागलपुर में बने हैं। और इस प्रकार के जो क्लिनिक होते हैं भूकंप क्लिनिक, उसमें होता क्या है तो आपको बता दें कि इस प्रकार से जो क्लिनिक होते हैं उनमें भूकंप रोधी मकान बनाए कैसे जाएं इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो इस प्रकार के क्लिनिक में भूकंप रोधी मकान कैसे बनाए जाएं इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि आईआईटी पटना जो है, आईआईटी पटना ने NITIE से समझौता किया है। किस लिए? क्योंकि अब ये चाहते हैं कि जो तकनीकी कोर्स हमारा है बीटेक है उसके साथ साथ हम MBA की भी पढ़ाई करा सकें। तो इसके लिए आईआईटी पटना ने जो है NITIE से समझौता किया है। ठीक है, चल इसके बाद फिर अब कुछ चीजें हैं वन लाइनर नहीं है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे ग्रेडेड एक्शन प्लान की बात की गई है। ग्रेडेड एक्शन प्लान बिहार के 25 जिलों में लागू हो रहा है। ये है क्या? इसमें विशेष रूप से आप कह सकते हो एयर क्वालिटी नापने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, क्योंकि बिहार में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी को नियंत्रित करने के लिए 50 जिलों में इसको लागू किया जा रहा है। तो सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि ग्रेडेड एक्शन प्लान 25 जिलों में लागू किया जा रहा है। इसके साथ साथ बात आती है पटना की कीर्ति की। पटना की जो कीर्ति है, इन्होंने
कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें इन्होंने 6 स्वर्ण जीते थे और ये प्रतियोगिता हुई थी न्यूजीलैंड में। तो कीर्ति का भी नाम आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद बात आता है धर्मेंद्र सिंह का। धर्मेंद्र सिंह जो कि त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवान हैं, और धर्मेंद्र सिंह ने एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें 32 देशों के लोगों ने भाग लिया था, प्रतिभागियों ने भाग लिया था, और इसमें बेल जो थे उसको तोड़ना था, और धर्मेंद्र सिंह ने 1 मिनट में 21 बेल सर से तोड़कर अपना गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया था। तो धर्मेंद्र सिंह का भी नाम आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है जो हमारा खेल है रग्बी। रग्बी का नाम इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि बिहार की 3 खिलाड़ी हैं जिनका चयन जो राष्ट्रीय रग्बी टीम है हमारी उसमें हुआ है। इन 3 खिलाड़ियों के नाम की बात करें तो आरती कुमारी, सपना, धर्मशिला और अर्चना। 4 खिलाड़ी हैं, आरती, सपना, धर्मशिला और अर्चना। इन चारों का चयन इसमें हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा वाणावर बिहार में बात आती है वाणावर की, ठीक है। वाणावर की बात आ रही है बिहार में। वाणावर के बारे में बात करें तो वाणावर में रोपवे का कार्य प्रारंभ हुआ। किसका? और रोपवे का। बाणावर में रोपवे का कार्य प्रारंभ हुआ है। और ये जो बाणावर है यदि हम बात करें तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये जहानाबाद में पड़ता है। और जहानाबाद वही जिला है जो 100% डिजिटलीकरण हो गया है जिसका बैंकिंग के संदर्भ में। और इसको बाणावर जो एरिया है इसको बोला जाता है मगध का हिमालय। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मगध के हिमालय के उपनाम से चर्चित बाणावर में रोपवे की तैयारी हो रही है। बाणावर के जंगलों में अब टीम लगातार कार्य भी कर रही है, ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते हैं मानपुर एक स्थान है गया में। और ये जो मानपुर स्थान है यदि हम बात करें गया में, गया जिले में, यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की जा रही है। तो बिहार का जो टेक्सटाइल पार्क है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है गया के मानपुर में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ पिछले दिनों आपकी घोषणा हुई होगी, बहुत महत्वपूर्ण, जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं जानते होंगे, चाहे वो बीपीएससी की बात कर लें चाहे वो बीटीएससी की बात कर लें, इनमें बोला गया है कि जो सरकारी सेवक हैं बिहार राज्य सरकार में, जो सरकारी सेवक हैं उनको यदि आप बीपीएससी, सरकारी कोई भी सेवक यदि बीपीएससी देना चाहता है तो अधिकतम 5 बार बैठ सकता है। पहले ये 3 बार था, 3 से बढ़ाकर अब इसको 5 कर दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम 5 बार ही बीपीएससी की परीक्षा या बीटीएससी की परीक्षा दे सकते हैं यदि आप सरकारी सेवक हैं तो, ठीक है। अब बात आती है औद्योगिक विकास रैंकिंग की। औद्योगिक विकास रैंकिंग पहली बार जारी की गई और पहली बार बिहार उद्योग विभाग द्वारा इसको जारी किया गया। और इसमें यदि हम बात करें तो पहले स्थान पर रहा सीवान और दूसरे स्थान पर रहा पटना, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि औद्योगिक विकास रैंकिंग, और औद्योगिक विकास रैंकिंग पहली बार बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा जारी किया गया और इसमें सिवान प्रथम स्थान पे और पटना दूसरे स्थान पे रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देश के आप जानते हैं प्रदूषित शहरों की यदि हम बात करें तो देश के जो सबसे ज्यादा प्रदूषित 5 शहर हैं, ये 5 के 5 शहर जो हैं ये बिहार से हैं। याद रखिएगा, देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित 5 शहरों में 5 के 5 शहर बिहार से हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे है पूर्णिया, नंबर 2 पे है दरभंगा, नंबर 3 पे है बेतिया, नंबर 4 पे है बेगूसराय और नंबर 5 पे है कटिहार। तो इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। पूर्णिया की बात करें तो इसका AQI 450 से भी ज्यादा है, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का देखें तो 450 से भी ज्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिहार राज्य सरकार ने भी घोषणा किया था कि इनके जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें 611 प्रकार की जो दवाएं हैं वो अब मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। तो संख्या याद रखना है, बिहार के सरकारी अस्पतालों में 611 प्रकार की दवाओं को मुफ्त रखा गया है, मुफ्त उपलब्ध कराने की बात की गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे की। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे की। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे की यहाँ पे बात हो रही है। आपको बता दें इसकी कुल लंबाई जो अनुमानित है वो 695 किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए,
इसके साथ साथ आपको बता दें, इसके लिए जो डेडलाइन बताई गई है वो बताई गई है कि 2025 तक इसका निर्माण हो जाना है और यह बिहार के 9 जिलों से होकर गुजरेगा। ठीक है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे 695 किलोमीटर लंबा होगा। 2025 इसकी डेडलाइन है और 9 जिलों से होकर ये गुजरेगा। 9 जिले कौन कौन से हैं याद करने की जरूरत नहीं है, यदि आप याद करना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, शेखपुरा, जमुई, बांका और बिहार शरीफ, ये आप नोट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ संख्या याद रखिएगा कि ये 9 जिलों से होकर गुजरेगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। चले, इसके बाद आप जानते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम आपने सुना होगा। तो बिहार में बेनीपुरी स्मारक की भी बात हो रही है। बेनीपुरी स्मारक बनाया जा रहा है। राम वृक्ष बेनीपुरी आप जानते हो कवि हैं, तो कवि थे। तो बेनीपुरी स्मारक जो है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बागमती बांध के पास बनाया जा रहा है। कहाँ पे? बागमती बांध के पास ये बनाया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बेनीपुरी स्मारक कहाँ बन रहा है? मुजफ्फरपुर में बागमती बांध के पास बन रहा है। बागमती नदी की बात करते हैं, नेपाल से निकलती है, आपको पता होगा। महाभारत की जो श्रेणियां हैं वहां से ये निकलती है। लगभग 195 किलोमीटर की यात्रा करते हुए नेपाल से फिर ये बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में ये जो है कुल 394 किलोमीटर क्षेत्र में बहती हुई फिर जाके ये अपनी सहायक नदी से, अपने जो है मुख्य नदी से जाके मिल जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक नाम और याद रखना है, डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा का। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। और एक चीज और याद रखना है, कैमूर में वाटर स्पोर्ट सेंटर खुलेगा, इसको लेकर बात हुई है। तो कैमूर में वाटर स्पोर्ट सेंटर आपका खुलने जा रहा है। तो बिहार से संबंधित जो एक वर्ष के महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की हम बात कर रहे हैं, जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक की बात हो रही है, उन सभी घटनाक्रमों को हमने यहाँ पे कवर किया है। बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम थे जिनको हमने, जो हमारी दैनिक कक्षाएं होती थी उसमें हमने कवर किया था, तो उनकी यहाँ पे हमने बात नहीं किया है। लेकिन ज्यादातर जो महत्वपूर्ण थे उसकी चर्चा हमने यहाँ पे कर ली है। तो आज के लिए इतना ही, और आज की जो हमारी चर्चा है वो यहीं पे समाप्त होती है। इसको पूरा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बिहार के बजट की बात करें तो पूर्व में मैंने कराया है। ठीक है, पिछली बार कराया था, वही चीजें हैं तो वही आपको देखनी है। आर्थिक समीक्षा की बात करें तो जो 67वीं के लिए कराया गया था वही चीजें आपको देखनी है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और अभी आपको एक और पत्रिका का हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाक्रम है उसको कराएंगे, वो भी बहुत जल्द मिल जाएगा। मैथ का समग्र वीडियो आपको मिलने वाला है। संपूर्ण मैथ की बात करें तो वो एक वीडियो में आपको मिलने वाला है 1 से 2 दिनों में। ठीक है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं और इसी की वजह से आपकी कुछ कक्षाएं जो हैं, क्लासेस जो हैं वो अनियमित हैं, लेकिन वो भी आपकी परीक्षा के बाद नियमित हो जाएंगे। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।